सोचिए, 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो चुका है। लेकिन आजादी के साथ एक सवाल सामने था, अब देश चलेगा कैसे? कानून कहां से आएगा? रूल बुक कौन बनाएगा? मतलब आजादी के बाद भी हमारे पास अपना कोई संविधान ही नहीं था। बिल्कुल। तभी 1946 में संविधान सभा बनी और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और फिर शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चली। प्रस्तावना, देश की रूह। प्रस्तावना, प्रियम्बल का मतलब क्या है? प्रस्तावना भारत की रूह है। यह बताती है कि हम कैसा देश बनना चाहते हैं। संप्रभु, सॉवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर, लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और यह न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी और बंधुता, फ्रैटर्निटी का वादा करती है। तो अगर कल को कोई संशोधन हो जाए तो प्रस्तावना भी बदल सकती है? नहीं। 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को कोई नहीं बदल सकता और प्रस्तावना उसी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मौलिक अधिकार, जनता के हक। अच्छा, ये बताओ, आम इंसान को संविधान क्या देता है? सबसे बड़ी देन है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। ये आपको 6 मुख्य अधिकार देते हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचार। क्या इन अधिकारों पर कभी सवाल उठे? बहुत। 1967 के गोलकनाथ केस में कोर्ट ने कहा, संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। लेकिन बाद में केशवानंद केस ने बैलेंस बनाया, संसद संशोधन कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं सकती। अधिकार समझ गए, लेकिन कर्तव्य का क्या? संविधान में एक और रत्न है, नीति निर्देशक चलो अब तत्व, बताओ, डायरेक्टिव देश चलाता प्रिंसिपल्स। कौन है? राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, असली ताकत संसद के पास है। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति मिलकर बनाते हैं संसद। और अगर राष्ट्रपति मनमानी कर दे तो? इसीलिए न्यायपालिका है। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 में कोर्ट ने कहा, राष्ट्रपति सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है। न्यायपालिका, न्याय की रक्षा। न्यायपालिका को इतना ताकतवर क्यों बनाया गया? ताकि वो संविधान की रखवाली कर सके। इसी कारण न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी गई। उदाहरण, मेनका गांधी केस 1978, जिसमें अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार को और व्यापक किया गया। आज न्यायपालिका ही है जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखती है। आपातकालीन प्रावधान। अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 2023 तक कुल 106 संशोधन हो चुके हैं। सबसे प्रसिद्ध 42वां संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 73वां और 74वां संशोधन पंचायती राज और 103वां संशोधन EWS आरक्षण। संविधान में सबसे ज्यादा विवादित क्या था? आपातकालीन प्रावधान। अनुच्छेद 352, 356, 300। संविधान एक जिंदा दस्तावेज है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और जैसा कि अंबेडकर जी ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली एज गुड एज द पीपल हु इम्प्लीमेंट इट। वह संशोधन 2025 पारित हो चुका है। एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, इतने संशोधनों के बाद भी क्या संविधान अपनी असली रूह को बचा पाया है? संविधान सिर्फ कानून का संग्रह नहीं, ये भारत की एक जिंदा तस्वीर है जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संविधान उतना ही अच्छा है
जितना अच्छा उसे लागू करने वाले लोग हैं। प्रियम्बल और बेसिक स्ट्रक्चर। प्रियम्बल भारत का दिल। सोचिए, एक किताब है जिसकी शुरुआत कुछ शब्दों से होती है और उन्हीं शब्दों में पूरे देश का सपना छिपा है। ये शब्द हैं हम, भारत के लोग। यही तो है हमारा प्रियम्बल, है ना? लेकिन इसका असली मतलब क्या है? प्रियम्बल एक छोटा सा परिचय है जो बताता है कि भारत कैसा देश है और कैसा बनना चाहता है। इसमें लिखा है, भारत एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और इसका उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता देना। कीवर्ड्स समझे। चलो जरा डिटेल में समझते हैं। पहला शब्द सॉवरेन। सॉवरेन सॉवरेन का मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे। कोई भी विदेशी ताकत हमारे देश के फैसलों को कंट्रोल नहीं करेगी। और सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब अमीर और गरीब के बीच का फासला कम करना और संसाधन सबको बराबर मिले। सेक्युलर शब्द तो बहुत सुनते हैं, इसका मतलब? सेक्युलर का मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, हर धर्म को बराबर सम्मान मिलेगा। ये शब्द 1976 के 42वें संशोधन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की होगी, यानी वोट से हम अपने नेता चुनते हैं। और रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब देश का प्रमुख किसी राजा का वारिस नहीं होगा, बल्कि चुनाव से चुना जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। इनके बिना तो संविधान अधूरा होता। बिल्कुल। न्याय, सबको बराबरी का न्याय। स्वतंत्रता, सोचने, बोलने और जीने की आजादी। समानता, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। बंधुता, सबके बीच भाईचारा, एकता और सम्मान। प्रसिद्ध केस केशवानंद भारती, 1973। लेकिन एक सवाल, क्या प्रियम्बल को बदला जा सकता है? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और संसद इसे बदल सकती है। लेकिन संसद बेसिक स्ट्रक्चर को कभी नहीं तोड़ सकती। बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब है संविधान के कुछ तत्व स्थायी हैं जिन्हें कोई नहीं मिटा सकता, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो अगर कल को संसद कहे कि अब लोकसभा की जरूरत नहीं है, तो क्या वो कर सकती है? नहीं, क्योंकि लोकतंत्र और संसद दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। इसीलिए इसे भारत का संवैधानिक सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। आप लोग सोचिए, अगर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट न होता और संसद को असीमित शक्ति मिल जाती, तो क्या हमारा संविधान उतना ही मजबूत रहता? प्रियम्बल हमें बताता है कि हम कैसा देश बनना चाहते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर हमें याद दिलाता है कि संविधान एक जिंदा दस्तावेज है, लेकिन उसकी आत्मा को कोई नहीं बदल सकता। अगले पार्ट में हम समझेंगे मौलिक अधिकार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट कर। 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। सोचिए, अगर किसी देश के नागरिक के पास अधिकार ही न हो तो क्या वो सच में आजाद कहा जा सकता है? भारत का संविधान हमें कुछ ऐसे अधिकार देता है जो हर नागरिक की पहचान और सुरक्षा की गारंटी हैं। इन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार। मतलब ये अधिकार हमारे लिए संविधान ने स्पेशली दिए हैं। बिल्कुल, ये अधिकार हमें इंसान की तरह जीने की आजादी और बराबरी का हक देते हैं।
शुरुआत में ये 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब ये 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों की सूची। ठीक है, एक एक करके आर्टिकल समझाओ। आर्टिकल 12-13 परिभाषा और सुरक्षा। आर्टिकल 12 स्टेट की परिभाषा देता है। इसमें सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, लोक प्राधिकरण सब शामिल हैं। आर्टिकल 13 कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे वो शून्य वॉइड होगा। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी समाप्त, इसे अपराध घोषित किया गया। आर्टिकल 18 उपाधियों, टाइटल्स पर रोक, जैसे राजा, महाराजा, लेकिन मिलिट्री एकेडमिक टाइटल्स जैसे डॉ, प्रोफेसर अलाउड हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 6 स्वतंत्रताएं। वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, पूरे देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार, देश में कहीं भी बसने का अधिकार, कोई भी पेशा व्यवसाय चुनने का अधिकार। आर्टिकल 20 अपराधों से सुरक्षा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से सुरक्षा। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। मनेका गांधी केस 1978, इसमें कहा गया कि जीवन का मतलब गरिमा के साथ जीना है। आर्टिकल 21 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 86वां संशोधन 2002। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक। आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम नहीं कराया जा सकता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 धर्म मानने, प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थानों को प्रबंधित करने का अधिकार। आर्टिकल 27 किसी धर्म के प्रचार के लिए टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 28 सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कुछ अपवाद छोड़। कोई केस बताओ जिससे ये अधिकार और क्लियर हों। जरूर। मैंने गांधी केस 1978, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सिर्फ शारीरिक जीवन नहीं बल्कि गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। केशवानंद भारती केस 1973, इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों को बदला जा सकता है लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं। आप लोग सोचिए, अगर मौलिक अधिकार न होते तो क्या हमारी आजादी का कोई मतलब रह जाता। मौलिक अधिकार हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम सिर्फ प्रजा नहीं बल्कि नागरिक हैं। ये अधिकार ही हमें लोकतंत्र में असली ताकत देते हैं। और अब अगले पार्ट में हम समझेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51, जो सरकार को बताता है कि देश को किस दिशा में ले जाना है। और अगले वीडियो में आप क्या विषय पार चाहते हैं? Comment section M Tay thank you. मतलब ये अधिकार हमारे लिए संविधान ने स्पेशली दिए हैं। बिल्कुल।
ये अधिकार हमें इंसान की तरह जीने की आजादी और बराबरी का हक देते हैं। शुरुआत में ये 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब ये 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों की सूची। ठीक है, एक एक करके आर्टिकल समझाओ। आर्टिकल 12-13 परिभाषा और सुरक्षा। आर्टिकल 12 स्टेट की परिभाषा देता है। इसमें सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, लोक प्राधिकरण सब शामिल हैं। आर्टिकल 13 कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे वो शून्य वॉइड होगा। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी समाप्त, इसे अपराध घोषित किया गया। आर्टिकल 18 उपाधियों, टाइटल्स पर रोक, जैसे राजा, महाराजा, लेकिन मिलिट्री एकेडमिक टाइटल्स जैसे डॉ, प्रोफेसर अलाउड हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 6 स्वतंत्रताएं। वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, पूरे देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार, देश में कहीं भी बसने का अधिकार, कोई भी पेशा व्यवसाय चुनने का अधिकार। आर्टिकल 20 अपराधों से सुरक्षा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से सुरक्षा। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। मनेका गांधी केस 1978, इसमें कहा गया कि जीवन का मतलब गरिमा के साथ जीना है। आर्टिकल 21 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 86वां संशोधन 2002। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक। आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम नहीं कराया जा सकता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 धर्म मानने, प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थानों को प्रबंधित करने का अधिकार। आर्टिकल 27 किसी धर्म के प्रचार के लिए टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 28 सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अपवाद छोड़। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 किसी भी वर्ग समुदाय को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि सुरक्षित रखने का अधिकार। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। इसे संविधान की आत्मा, हार्ट सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कोर्ट 5 तरह की रिट्स जारी कर सकता है। हैबियस कॉर्पस, मांडेमस, प्रोहिबिशन, कोवारंटो, सर्टियोरारी। आर्टिकल 33-35 विशेष प्रावधान। आर्टिकल 33 संसद, सेना, पुलिस आदि के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है।
आर्टिकल 34 आपातकाल मार्शल लॉ के समय मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 35 संसद ही कुछ विशेष कानून बनाएगी, जैसे नागरिकता, विदेशियों से संबंधित कानून। कोई केस बताओ जिससे ये अधिकार और क्लियर हो। जरूर। मेनेक गांधी केस 1978। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सिर्फ शारीरिक जीवन नहीं बल्कि गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। केशवानंद भारती केस 1973। इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों को बदला जा सकता है, लेकिन संविधान का बेस। आप लोग सोचिए, अगर मौलिक अधिकार न होते तो क्या हमारी आजादी का कोई मतलब रह जाता। मौलिक अधिकार हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम सिर्फ प्रजा नहीं बल्कि नागरिक हैं। ये अधिकार ही हमें लोकतंत्र में असली ताकत देते हैं। और अब अगले पार्ट में हम समझेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51, जो सरकार को बताता है कि देश को किस दिशा में ले जाना है। और अगले वीडियो में आप क्या विषय पार चाहते हैं? Comment section M. Thank you. 8.4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। सोचिए, अगर सरकार सिर्फ कानून बनाए लेकिन देश की दिशा ही तय न हो तो विकास कैसा होगा। इसीलिए संविधान में ऐसे सिद्धांत लिखे गए हैं जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं। इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब ये भी अधिकारों की तरह जरूरी है। हाँ, लेकिन फर्क ये है, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं, DPSP सरकार के लिए। ये बताते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है। DPSP की खास बातें। क्या ये लागू करना सरकार के लिए जरूरी है? नहीं, ये जस्टिशिएबल, न्यायालय में लागू होने योग्य नहीं है। मतलब अगर सरकार इन्हें लागू न करे तो नागरिक कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन इन्हें संविधान की गाइडिंग लाइट कहा गया है। इनकी प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से मिली। ठीक है, अब सारे आर्टिकल एक एक करके समझाओ। आर्टिकल 36 DPSP में स्टेट शब्द की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 37 DPSP लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन ये सरकार का मूल कर्तव्य है। आर्टिकल 38 राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित समाज बनाएगा। आर्टिकल 39 सभी नागरिकों को पर्याप्त जीवन यापन मिले। पुरुष और महिला को समान काम के लिए समान वेतन। संसाधनों का समान वितरण। आर्थिक व्यवस्था ऐसी न हो कि संपत्ति कुछ हाथों में सिमट जाए। बचपन और युवाओं की रक्षा। आर्टिकल 39 1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया। गरीबों को न्याय दिलाने के लिए मुफ्त लीगल एड। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, राइट टू वर्क, एजुकेशन असिस्टेंस। आर्टिकल 42 मजदूरों के लिए उचित और मानवीय काम की शर्तें, मातृत्व लाभ। आर्टिकल 43 मजदूरों को जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक सुरक्षा। आर्टिकल 43 1976 में जोड़ा गया। उद्योगों में कामगारों की भागीदारी। आर्टिकल 44 पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। 2002 के 86वें संशोधन के बाद इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अब आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा। आर्टिकल 47 पोषण स्तर और स्वास्थ्य में सुधार, नशे और शराब का उन्मूलन।
आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, गोहत्या पर प्रतिबंध। आर्टिकल 48 1976 से जोड़ा गया, पर्यावरण, जंगल और वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों की रक्षा। आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगा। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार, यूएनओ के सिद्धांतों का पालन। लेकिन अगर ये लागू नहीं किए जा सकते तो इनकी अहमियत क्या है? देखो, चंपकम दुराईराजन केस 1951, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में टकराव हो तो मौलिक अधिकार को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस 1973 और मिनर्वा मिल्स केस 1980 में कोर्ट ने कहा दोनों में संतुलन होना चाहिए, यानी डीपीएसपी भी संविधान का अहम हिस्सा है। आप लोग सोचिए, अगर डीपीएसपी न होते तो क्या सरकार सामाजिक और आर्थिक न्याय लाने के लिए प्रेरित होती? डीपीएसपी सरकार को याद दिलाते हैं कि सिर्फ आजादी काफी नहीं, असल आजादी तब होगी जब हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान अवसर मिलें। और अब अगले पार्ट में हम समझेंगे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4, आर्टिकल 51A, जो हर नागरिक की जिम्मेदारी तय करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें और अगला वीडियो किस विषय पर बनाएं, बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। सोचिए, अगर सरकार सिर्फ कानून बनाए लेकिन देश की दिशा ही तय न हो तो विकास कैसा होगा? इसीलिए संविधान में ऐसे सिद्धांत लिखे गए हैं जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं। इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब ये भी अधिकारों की तरह जरूरी है? हाँ, लेकिन फर्क ये है, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं, डीपीएसपी सरकार के लिए। ये बताते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है। डीपीएसपी की खास बातें। क्या ये लागू करना सरकार के लिए जरूरी है? नहीं, ये जस्टिशिएबल, न्यायालय में लागू होने योग्य नहीं है। मतलब अगर सरकार इन्हें लागू न करे तो नागरिक कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन इन्हें संविधान की गाइडिंग लाइट कहा गया है। इनकी प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से मिली। ठीक है, अब सारे आर्टिकल एक एक करके समझाओ। आर्टिकल 36 डीपीएसपी में स्टेट शब्द की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 37 डीपीएसपी लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन ये सरकार का मूल कर्तव्य है। आर्टिकल 38 राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित समाज बनाएगा। आर्टिकल 39 सभी नागरिकों को पर्याप्त जीवन यापन मिले, पुरुष और महिला को समान काम के लिए समान वेतन, संसाधनों का समान वितरण, आर्थिक व्यवस्था ऐसी न हो कि संपत्ति कुछ हाथों में सिमट जाए, बचपन और युवाओं की रक्षा। आर्टिकल 39 1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए मुफ्त लीगल एड। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, राइट टू वर्क, एजुकेशन असिस्टेंस। आर्टिकल 42 मजदूरों के लिए उचित और मानवीय काम की शर्तें, मातृत्व लाभ। आर्टिकल 43 मजदूरों को जीवनयापन योग्य वेतन और सामाजिक सुरक्षा। आर्टिकल 43 1976 में जोड़ा गया, उद्योगों में कामगारों की भागीदारी। आर्टिकल 44 पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा।
2002 के 86वें संशोधन के बाद इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अब आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा। आर्टिकल 47 पोषण स्तर और स्वास्थ्य में सुधार, नशे और शराब का उन्मूलन। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, गोहत्या पर प्रतिबंध। आर्टिकल 48 1976 से जोड़ा गया, पर्यावरण, जंगल और वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों की रक्षा। आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगा। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार, यूएनओ के सिद्धांतों का पालन। लेकिन अगर ये लागू नहीं किए जा सकते तो इनकी अहमियत क्या है? देखो, चंपकम दुराईराजन केस 1951। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में टकराव हो तो मौलिक अधिकार को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस 1973 और मिनर्वा मिल्स केस 1980 में कोर्ट ने कहा दोनों में संतुलन होना चाहिए, यानी डीपीएसपी भी संविधान का अहम हिस्सा है। आप लोग सोचिए, अगर डीपीएसपी न होते तो क्या सरकार सामाजिक और आर्थिक न्याय लाने के लिए प्रेरित होती? डीपीएसपी सरकार को याद दिलाते हैं कि सिर्फ आजादी काफी नहीं, असल आजादी तब होगी जब हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान अवसर मिलें। और अब अगले पार्ट में हम समझेंगे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4, आर्टिकल 51A, जो हर नागरिक की जिम्मेदारी तय करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें और अगला वीडियो किस विषय पर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 8.5 मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। सोचिए, अगर नागरिक सिर्फ अधिकार मांगते रहें और कभी अपने कर्तव्यों की परवाह ही न करें तो क्या देश सच में आगे बढ़ सकता है? संविधान ने हमें अधिकार दिए, लेकिन साथ ही कुछ जिम्मेदारियां भी दी। इन्हें कहते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी लिखे गए हैं। हाँ, लेकिन दोनों में फर्क है। मौलिक अधिकार न्यायालय में लागू करने योग्य, जस्टिसेबल हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, नॉन जस्टिसेबल। ये नैतिक जिम्मेदारी हैं जो हर नागरिक को निभानी चाहिए। तो ये कर्तव्य कब जोड़े गए थे? ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 86वां संशोधन 2002 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी दी गई। आज कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आर्टिकल 51 अब मौलिक कर्तव्यों की सूची। तो अब सारे कर्तव्य बताओ। हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को महत्व दे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा दे। समाज में सद्भावना और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे। महिलाओं की गरिमा का अपमान न करे और उसका सम्मान सुनिश्चित करे। देश की संस्कृति और धरोहर की रक्षा करे। प्राकृतिक पर्यावरण, जंगल, झील, नदियां, वन्य जीवों की सुरक्षा करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना को अपनाए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी निभाएं।
86वां संशोधन 2002 लेकिन अगर ये लागू महिलाओं नहीं की- किए जा सकते तो इनकी अहमियत क्या है? ते हैं। ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करते हैं। कोर्ट भी कई मामलों में इन्हें संविधान की व्याख्या करते समय आधार मानता है। आप सोचिए, अगर हर नागरिक सिर्फ अपने अधिकार मांगे और कभी अपने कर्तव्य निभाए, तो क्या लोकतंत्र सच में सफल हो पाएगा? मौलिक कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि देश सिर्फ सरकार से नहीं चलता, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी से चलता है। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही लोकतंत्र की दो मजबूत नींव हैं। और अब अगले पार्ट में हम जानेंगे पार्ट 6, राज्यों की संरचना, द स्टेट्स, आर्टिकल 152 से 237 तक, जहां संविधान ने राज्यों की पूरी व्यवस्था बताई है। Thank you for watching. Please like. पार्ट 6 राज्यों की संरचना, आर्टिकल्स 152-237। सोचिए, अगर संविधान में सिर्फ केंद्र की ही बात होती और राज्यों का कोई जिक्र न होता, तो क्या भारत सच में संघीय देश कहलाता? इसीलिए संविधान का पार्ट 6 राज्यों की संरचना बताता है। मतलब राज्यों के लिए भी अलग से पूरा फ्रेमवर्क है। हाँ, पार्ट 6 में आर्टिकल्स 152 से 237 तक राज्यों की व्यवस्था है। गवर्नर से लेकर हाई कोर्ट तक सब कुछ। सबसे पहले आर्टिकल 152 क्या कहता है? ये बताता है कि इस पार्ट में स्टेट शब्द का मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्यों से है। बाद में 2019 370 हटने के बाद अब सभी राज्य इस डेफिनेशन में आते हैं। तो गवर्नर का रोल क्या है? आर्टिकल 153 हर राज्य में एक गवर्नर होगा। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर में निहित होगी। आर्टिकल 155 गवर्नर की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल 156 गवर्नर का कार्यकाल 5 साल का होगा, लेकिन प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता है। आर्टिकल 161 गवर्नर के पास पार्डन पावर होगी, मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता। केस एग्जाम्पल, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर असली एग्जीक्यूटिव नहीं है, वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करेगा। राज्य की कार्यपालिका, आर्टिकल्स 163-167। आर्टिकल 163 गवर्नर के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसका नेतृत्व चीफ मिनिस्टर करेगा। आर्टिकल 164 सीएम को गवर्नर नियुक्त करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर के प्लेजर पर काम करती है। आर्टिकल 166 गवर्नर के नाम से कार्य किए जाते हैं। आर्टिकल 167 सीएम की जिम्मेदारियां बताई गई हैं। राज्य की विधायिका, आर्टिकल्स 168-212। अब लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल की बात करो। आर्टिकल 168 राज्यों में लेजिस्लेचर होगा। कुछ राज्यों में यूनिकैमरल, सिर्फ विधानसभा, कुछ में बाइकैमरल, विधानसभा प्लस विधान परिषद। आर्टिकल 170 असेंबली की स्ट्रेंथ तय करता है। आर्टिकल 171 विधान परिषद की कॉम्पोजिशन। आर्टिकल 174 गवर्नर सेशंस बुलाता है। आर्टिकल 200 गवर्नर के पास बिल को असेंट देने की पावर। केस एग्जाम्पल, केशवानंदा भारती 1973। लेजिस्लेचर की पावर्स अनलिमिटेड नहीं हैं, बेसिक स्ट्रक्चर तोड़ा नहीं जा सकता। राज्य की न्यायपालिका, आर्टिकल्स 214-237। हाई कोर्ट की व्यवस्था कहाँ दी गई है? आर्टिकल 214 हर राज्य में हाई कोर्ट होगी। आर्टिकल 217 हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन रखती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 227
हाई कोर्ट के पास सुपरिंटेंडेंस पावर है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पर। केस एग्जाम्पल एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू पावर बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। समरी ऑफ पार्ट 6। गवर्नर 152-167 नॉमिनल है। स्टेट लेजिस्लेचर 168-212 विधानसभा परिषद। हाई कोर्ट 214-237 जुडिशरी फॉर स्टेट्स। आप सोचिए, अगर गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो क्या गवर्नर स्टेट के लॉगऑन का रिप्रेजेंटेटिव है या सेंटर? पार्ट 6 हमें बताता है कि भारत एक यूनियन है, लेकिन स्टेट्स भी अपनी आइडेंटिटी के साथ एग्जिस्ट करते हैं। गवर्नर, लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट ये तीनों मिलकर राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देते हैं। अगले पार्ट में हम समझेंगे पार्ट 7-8 यूनियन टेरिटरीज और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को और खास बनाते हैं। सोचिए, अगर भारत सिर्फ राज्यों से ही बना होता तो? लेकिन नहीं, भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो न तो पूरी तरह राज्य हैं और न ही पूरी तरह केंद्र का हिस्सा। इन्हें कहते हैं यूनियन टेरिटोरीज पार्ट 7 और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज पार्ट 8। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें स्टेट से अलग क्यों रखा? क्योंकि इन इलाकों की भौगोलिक स्थिति, संस्कृति और प्रशासनिक जरूरतें राज्यों से अलग थीं। इसीलिए संविधान में इनके लिए अलग प्रोविजंस बनाए गए। पार्ट 7 यूनियन टेरिटोरीज आर्टिकल 239 से 242 तक। तो यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या सिस्टम है? आर्टिकल 239 यूनियन टेरिटोरीज का प्रशासन प्रेसिडेंट के हाथ में होगा। वह एक एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करता है। आर्टिकल 239 14th अमेंडमेंट 1962 पौंडीचेरी अब पुडुचेरी में लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई जा सकती है। आर्टिकल 239 69th अमेंडमेंट 1991 दिल्ली को मिला विशेष दर्जा। यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, लेकिन पुलिस, लॉ ऑर्डर और लैंड सेंटर के पास रहेगा। आर्टिकल 239 अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो प्रेसिडेंट यूटी में डायरेक्ट रूल लगा सकता है। आर्टिकल 240 प्रेसिडेंट को पावर है कि कुछ यूटीज के लिए रेगुलेशन बना सके। तो आज भारत में कितनी यूनियन टेरिटरीज है? आज 2025 तक कुल 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर अब यूटी। पार्ट 8 शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज आर्टिकल्स 244, 244 371 371 जे भी रेलेवेंट। अब शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज क्या है? भारत के कुछ क्षेत्र ट्राइबल पॉपुलेशन और उनकी परंपराओं की वजह से खास माने जाते हैं। संविधान ने इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए। आर्टिकल 244 एक 5th शेड्यूल लागू होता है ट्राइबल एरियाज मेनलैंड इंडिया जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आदि। आर्टिकल 244 2 6th शेड्यूल लागू होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के कुछ क्षेत्रों पर। आर्टिकल 244 असम में ऑटोनॉमस स्टेट बनाने का प्रावधान। 5th शेड्यूल एरियाज गवर्नर की जिम्मेदारी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और शेड्यूल्ड एरियाज की व्यवस्था। 6th शेड्यूल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जिनके पास लॉ मेकिंग पावर्स होती हैं, जैसे लैंड, फॉरेस्ट, मैरिज, इनहेरिटेंस। क्या कोर्ट्स ने भी इन एरियाज पर कुछ कहा है? हाँ, समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्राइबल लैंड सिर्फ TR1 BILS को ही दी जा सकती है, प्राइवेट कंपनीज को नहीं। कोर्ट्स ने बार बार कहा है
कि ये प्रोविजंस ट्राइबल आइडेंटिटी और कल्चर की रक्षा के लिए हैं। आप सोचिए अगर 6th शेड्यूल न होता और TR1 BILS को अपने हिसाब से कानून बनाने का अधिकार न मिलता, तो क्या उनकी संस्कृति आज भी इतनी मजबूत बच पाती? यूनियन टेरिटोरीज हमें याद दिलाते हैं कि भारत की डाइवर्सिटी सिर्फ स्टेट्स तक सीमित नहीं है, और स्केड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज दिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर समुदाय की पहचान और संस्कृति को बचाने की कोशिश की है। अगले पार्ट में हम समझेंगे पार्ट 9 पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रासरूट डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पार्ट 7-8 यूनियन टेरिटोरीज और स्केड्यूल्ड एरियाज। सोचिए, भारत जैसे विशाल देश को सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार से चलाना कितना मुश्किल होता। गांव और शहर की समस्याएं कौन सुलझाता? इसीलिए संविधान ने एक तीसरी सरकार बनाई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। गांव के लिए पंचायती राज पार्ट 9 और शहरों के लिए म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आसान भाषा में समझने का मौका मिले। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को उनके गांव और शहर की सरकार खुद चलाने का अधिकार दिया। बिल्कुल, इसे कहते हैं ग्रासरूट डेमोक्रेसी। पार्ट 9 पंचायती राज, आर्टिकल्स 243 to 43O। तो पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? मूल संविधान में पंचायती राज का जिक्र नहीं था। 73वां संविधान संशोधन 1992 से इसे पार्ट 9 में जोड़ा गया। यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। स्ट्रक्चर आर्टिकल 243B। पंचायती राज का ढांचा 3 स्तरीय है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर, जिला परिषद जिला स्तर। इलेक्शंस आर्टिकल 243C 243 के चुनाव हर 5 साल में होंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। रिजर्वेशन आर्टिकल 243D। SC, सेंट और OBC के लिए सीटें आरक्षित। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित। पावर्स आर्टिकल 243G। पंचायत्स को 29 सब्जेक्ट्स पर काम करने का अधिकार 11वीं शेड्यूल में लिस्टेड, जैसे पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम विकास। फाइनेंस आर्टिकल 243H 243I। पंचायत्स को टैक्स लगाने और फंड्स मिलने का अधिकार। इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है। पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज, आर्टिकल्स 243P to 43ZG। वैसे दोस्तों, एक सवाल आपसे, क्या आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में इन आर्टिकल्स से जुड़े महत्वपूर्ण केस लॉज भी समझाऊं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें केस लॉज चाहिए। आपकी डिमांड पर ही अगली वीडियो बनेगी। 74वां संशोधन 1992 से म्यूनिसिपैलिटीज जोड़ी गईं। यह 1 जून 1993 से लागू हुआ। टाइप्स आर्टिकल 243Q। नगर पंचायत छोटे कस्बों के लिए। म्युनिसिपल काउंसिल छोटे मध्यम शहरों के लिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहरों के लिए। कॉम्पोजिशन आर्टिकल 243R। डायरेक्ट इलेक्शन से मेंबर्स चुने जाते हैं। MPs MLAs भी सदस्य बन सकते हैं। रिजर्वेशन आर्टिकल 243T। SC, सेंट, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षण। पावर्स आर्टिकल 243W। 18 सब्जेक्ट्स 12वीं शेड्यूल पर पावर, जैसे अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, ट्रांसपोर्ट। फाइनेंस आर्टिकल 243X 243Y।
म्यूनिसिपैलिटीज टैक्स लगा सकती हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन इनकी फंडिंग तय करता है। मतलब लोकल बॉडीज छोटे छोटे काम संभालती है। हाँ, और ये लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती हैं। पंचायत और नगरपालिकाएं लोगों को सीधे शासन में भागीदारी देती हैं। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करती हैं। आप सोचिए, अगर पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज न होते तो क्या गाँव शहर की समस्याएं सेंट्रल या स्टेट सरकार अकेले सुलझा पाती? पार्ट 9 और 9 हमें बताते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ संसद या विधानसभा तक सीमित नहीं है। अगले पार्ट में हम समझेंगे पार्ट 10-11 शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज प्लस यूनियन स्टेट रिलेशंस, जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूती देते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। पार्ट 10 और पार्ट 11 अनुसूचित क्षेत्र और संघ राज्य संबंध। सोचिए, भारत एक ऐसा देश है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का साफ साफ बंटवारा न होता तो क्या भारत एकजुट रह पाता? इसीलिए संविधान ने पार्ट 10 और पार्ट 11 में विशेष प्रावधान दिए। पार्ट 10 तो अनुसूचित क्षेत्रों और पार्ट 11 संघ राज्य संबंधों के बारे में है, सही कहा? बिल्कुल। पार्ट 10 जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 244 और 244 अ। पार्ट 11 संघ और राज्यों के संबंध अनुच्छेद 245 से 263 तक। पार्ट 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। सबसे पहले पार्ट 10 समझाइए। पार्ट 10 मुख्य रूप से 2 शेड्यूल से जुड़ा है। 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल मुख्य भूमि के जनजातीय क्षेत्र जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्र असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अनुच्छेद 244 1 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों पर लागू। अनुच्छेद 244 2 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्रों पर लागू। अनुच्छेद 244 असम में स्वायत्त राज्य ऑटोनॉमस स्टेट बनाने का प्रावधान। 5वीं अनुसूची की विशेषताएं। राज्यपाल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाते हैं। राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। उद्देश्य आदिवासियों की जमीन, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा। 6ठी अनुसूची की विशेषताएं। यहाँ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं जिनके पास कानून बनाने की शक्ति होती है। ये परिषद भूमि, विवाह, उत्तराधिकार, जंगल जैसे विषयों पर कानून बना सकती हैं। उदाहरण केस लॉ। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1997 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों को नहीं दी जा सकती। पार्ट 11 संघ राज्य संबंध अनुच्छेद 245 263। अब बताइए कि संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसे बांटे गए? पार्ट 11 3 प्रकार के संबंधों को कवर करता है। 1 विधायी संबंध लेजिस्लेटिव रिलेशंस अनुच्छेद 245 255। अनुच्छेद 245 संसद पूरे भारत में कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल अपने राज्य के लिए। अनुच्छेद 246 शक्तियां 3 सूचियों लिस्ट्स में बांटी गई हैं। संघ सूची यूनियन लिस्ट लगभग 100 विषय रक्षा, रेलवे, विदेश नीति। राज्य सूची स्टेट लिस्ट लगभग 61 विषय पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य। समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट लगभग 52 विषय शिक्षा, विवाह, वन। टकराव होने पर संघ का कानून प्रधान रहेगा। 2 प्रशासनिक संबंध एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस अनुच्छेद 256 263। अनुच्छेद 256 राज्यों को संघ के कानूनों का पालन करना होगा।
अनुच्छेद 258 संघ अपने कुछ कार्य राज्यों को सौंप सकता है। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति राज्यों के बीच विवाद सुलझाने के लिए अंतर्राज्य परिषद इंटरस्टेट काउंसिल बना सकते हैं। 3 न्यायिक व्याख्या केस लॉ। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ 1963 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का ढांचा संघात्मक फेडरल है, लेकिन केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है। आप सोचिए, अगर समवर्ती सूची न होती तो शिक्षा, विवाह और जंगल जैसे विषयों पर केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल कैसे बैठता? पाठ 10 हमें बताता है कि भारत अपने आदिवासी और जनजातीय समाज की रक्षा करता है, और पाठ 11 ये सुनिश्चित करता है कि संघ और राज्य मिलकर एक संगठित राष्ट्र बनाएं। यही है भारत की असली ताकत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगले भाग में हम समझेंगे पार्ट 12 और पार्ट 13 वित्त, संपत्ति और व्यापार, जो भारत की आर्थिक रीढ़ को मजबूत बनाते हैं। पार्ट 12 और पार्ट 13 वित्त, संपत्ति और व्यापार। सोचिए, अगर देश की आमदनी और खर्च का हिसाब किताब साफ न हो तो सरकारें चल ही नहीं पाएंगी। संविधान ने सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भारत की आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूती दी है। यही भूमिका निभाते हैं पार्ट 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे, और पार्ट 13 भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य। मतलब देश के पैसों से लेकर व्यापार तक का पूरा ढांचा यहीं से तय होता है। बिल्कुल। पार्ट 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे, अनुच्छेद 264 300। तो पार्ट 12 में क्या क्या शामिल है? पार्ट 12 में सरकार की आय व्यय, कर वसूली और संपत्ति से जुड़े नियम दिए गए हैं। वित्त, फाइनेंस, अनुच्छेद 264 291। अनुच्छेद 265 बिना कानून के कोई कर नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों का राजकोष कंसोलिडेटेड फंड होगा। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि कॉन्टिंजेंसी फंड। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की स्थापना हर 5 साल में। अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्य आपसी सहमति से किसी योजना पर खर्च कर सकते हैं। संपत्ति प्रॉपर्टी, अनुच्छेद 294 300। केंद्र और राज्य दोनों के पास संपत्ति होगी। अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, अब मौलिक अधिकार नहीं बल्कि केवल कानूनी अधिकार है। अनुबंध और मुकदमे, कॉन्ट्रैक्ट सूट्स। केंद्र और राज्य सरकारें अनुबंध कर सकती हैं। सरकार पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है, जैसे किसी नागरिक पर। पार्ट 13 भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य, अनुच्छेद 301 307। अब बताइए पार्ट 13 किस बारे में है? पार्ट 13 पूरे भारत में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 301 भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और आवागम स्वतंत्र होगा। अनुच्छेद 302 संसद व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकती है अगर राष्ट्रीय हित में जरूरी हो। अनुच्छेद 303 राज्यों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 304 राज्य भी व्यापार पर कर लगा सकते हैं लेकिन भेदभाव नहीं कर सकते। उदाहरण केस लॉ। आताबल्टी की कंपनी बनाम असम राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यापार पर टैक्स लग सकता है पर वह भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, अगर हर राज्य अपने हिसाब से व्यापार पर टैक्स लगाने लगे तो क्या पूरे भारत का बाजार एकजुट रह पाएगा? पार्ट 12 हमें सिखाता है कि बिना सही वित्तीय प्रबंधन के लोकतंत्र अधूरा है। और पार्ट 13 बताता है कि भारत में व्यापार सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं बल्कि एकता और विकास की कुंजी है। राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों का संतुलन ही भारत को मजबूत बनाता है। अगले भाग में हम समझेंगे पार्ट 14 और पार्ट 14A सेवाएं और अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, जहां सरकार के कर्मचारियों और न्यायिक व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है।
पार्ट 14 और पार्ट 14 सेवाएं और अधिकरण। सोचिए, अगर सरकार के काम करने वाले अधिकारी ही न हो तो न कानून बन पाएगा, न योजनाएं लागू होंगी। और अगर सरकारी कर्मचारियों के विवादों को सुलझाने के लिए कोई मंच न हो तो क्या न्याय हो पाएगा? इसीलिए संविधान ने बनाया पार्ट 14 सेवाएं सर्विसेज, पार्ट 14 अधिकरण ट्राइब्यूनल्स। मतलब ये दोनों भाग सरकार की रीढ़ की हड्डी जैसे हैं? बिल्कुल। पार्ट 14 सेवाएं अनुच्छेद 308 323। तो पार्ट 14 में क्या क्या शामिल है? एक, सेवाओं का दायरा आर्टिकल 308 313। इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज आती हैं। अनुच्छेद 309 संसद और राज्य विधानमंडल को सेवाओं से जुड़े नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 310 सेवाएं प्रेसिडेंट और गवर्नर के प्लेजर पर चलती हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा, ताकि उन्हें बिना कारण हटाया न जा सके। 2, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी आर्टिकल्स 315-323। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। काम, भर्ती परीक्षाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, इफ्स कराना, राष्ट्रपति को सलाह देना। स्टेट पीएससी भी राज्यों में इसी तरह काम करता है। कुछ राज्यों के लिए जॉइंट पीएससी भी हो सकती है। पार्ट 14 अधिकरण ट्राइब्यूनल्स अनुच्छेद 323 और 323 बी। अब बताइए पार्ट 14A क्यों जोड़ा गया? 42वें संशोधन 1976 से यह हिस्सा जोड़ा गया। उद्देश्य अदालतों का बोझ कम करना और विशेषज्ञ मामलों का जल्दी निपटारा करना। अनुच्छेद 323 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों के लिए। उदाहरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट। अनुच्छेद 323 बी अन्य ट्राइब्यूनल्स, टैक्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, लैंड रिफॉर्म्स, इलेक्शन मैटर्स आदि पर। केस एग्जाम्पल, एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्राइब्यूनल के फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। आप सोचिए, अगर यूपीएससी और पीएससी ना होते तो क्या सरकारी नौकरियों में समान अवसर और पारदर्शिता संभव होती? पार्ट 14 हमें बताता है कि प्रशासन चलाने के लिए कुशल और निष्पक्ष कर्मचारियों की जरूरत है। और पार्ट 14 दिखाता है कि न्याय पाने के लिए तेज और विशेषज्ञ मंच कितने महत्वपूर्ण हैं। यही दोनों भाग भारत की शासन प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे पार्ट 15 चुनाव यानी इलेक्शंस, जो लोकतंत्र की असली परीक्षा है। पार्ट 15 चुनाव इलेक्शंस। सोचिए, अगर लोकतंत्र में चुनाव ही न हो तो जनता अपनी सरकार कैसे चुनेगी? भारत का लोकतंत्र जीवित है क्योंकि यहाँ हर नागरिक को वोट का अधिकार है। यही कारण है कि संविधान ने अलग से पूरा भाग बनाया, पार्ट 15 आर्टिकल्स 324-329। अनुच्छेदवार विवरण। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत में चुनाव कराना निर्वाचन आयोग ईसीआई की जिम्मेदारी है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। काम, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना। चुनाव आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू करना। मतदाता सूची, वोटर लिस्ट तैयार कराना। अनुच्छेद 325 एक ही मतदाता सूची। धर्म, जाति, लिंग, रंग के आधार पर अलग मतदाता सूची नहीं बनाई जा सकती। हर नागरिक एक समान सूची में दर्ज होगा।
अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हर नागरिक वोट डाल सकता है। पहले 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन 1988 से 18 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 327 संसद की शक्ति। संसद चुनाव से जुड़े कानून बना सकती है। उदाहरण रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 195A। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल की शक्ति। राज्य विधानसभाएं भी अपने चुनाव से जुड़े नियम बना सकती हैं। अनुच्छेद 329 चुनावों में न्यायिक हस्तक्षेप। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले अदालतों में दखल नहीं होगा। चुनाव को चुनौती केवल चुनाव याचिका इलेक्शन पिटीशन के जरिए होगी। चुनाव आयोग इतना शक्तिशाली क्यों है? संविधान ने इसे स्वायत्त, इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र संस्था बनाया है। यहाँ तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना उतना ही कठिन है जितना कि सुप्रीम कोर्ट के जज को। चुनाव आयोग के आदेशों का पालन केंद्र और राज्य सरकार दोनों को करना पड़ता है। महत्वपूर्ण केस लॉ। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। राज्यसभा चुनाव में ओपन बैलेट प्रणाली को वैध ठहराया। प्यूकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटा नन ऑफ द अबव विकल्प होना चाहिए। आप सोचिए, अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था न होता तो क्या भारत में लोकतंत्र सच में जिंदा रह पाता? पाठ 15 हमें बताता है कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के वोट में है। चुनाव ही वह प्रक्रिया है जो जनता को असली मालिक बनाती है। यही कारण है कि हर 5 साल में भारत का लोकतंत्र नए सिरे से जन्म लेता है, चुनावों के जरिए। अगले भाग में हम समझेंगे पाठ 16 विशेष वर्गों से संबंधित प्रावधान, जो भारतीय लोकतंत्र को और भी समावेशी यानी इंक्लूसिव बनाते हैं। पाठ 16 विशेष वर्गों के लिए प्रावधान। सोचिए, अगर समाज के कमजोर वर्गों को अवसर न मिले तो क्या वे बराबरी से आगे बढ़ पाएंगे? संविधान निर्माताओं ने यह समझा कि जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा तब तक असली लोकतंत्र अधूरा रहेगा। इसीलिए संविधान ने बनाया पार्ट 16 आर्टिकल्स 330-342, जिसमें अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति सेंट, पिछड़े वर्ग OBC और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। मतलब आरक्षण और प्रतिनिधित्व से जुड़े सारे प्रावधान यहीं पर हैं? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेदवार विवरण। अनुच्छेद 330 लोकसभा में आरक्षण। लोकसभा की सीटों में SC और सेंट के लिए आरक्षण होगा। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में आरक्षण। राज्य विधानसभाओं में भी SC और सेंट के लिए सीटें आरक्षित। अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि। राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित कर सकता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 से यह प्रावधान समाप्त हो गया। अनुच्छेद 334 आरक्षण की समय सीमा। शुरुआत में SC, सेंट और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, लेकिन कई संशोधनों से इसे बार बार बढ़ाया गया। अब यह 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद 335 सेवाओं में दावे। SC और सेंट को सरकारी नौकरियों में उचित अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर SC वर्ग की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर सेंट। अनुच्छेद 339 जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में केंद्र की भूमिका। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों OBC के लिए आयोग।
इसी के आधार पर बना मंडल आयोग, मंडल कमीशन। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों की सूची राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों की सूची राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित। महत्वपूर्ण बिंदु। एससी सेंट के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था। केंद्र और राज्यों को कमजोर वर्गों के उत्थान की जिम्मेदारी। महत्वपूर्ण केस लॉ। इंद्र साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 मंडल आयोग केस। ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया। कुल आरक्षण सीमा 50% तय की। जर्नैल सिंह केस 2018। पदोन्नति में आरक्षण को सशर्त स्वीकार किया। आप सोचिए, अगर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए ये विशेष प्रावधान न होते तो क्या वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाते? पाठ 16 हमें बताता है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं है, बल्कि सबको बराबर अवसर दिलाने का प्रयास भी है। यही प्रावधान भारत को एक समानता आधारित और समावेशी लोकतंत्र बनाते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे पार्ट 17 राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें बताया गया है कि भारत की सरकारी भाषा कौन होगी और भाषाई विविधता को कैसे संभाला जाएगा। पाठ 17 राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। सोचिए, भारत जैसे देश में जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, वहां सरकार की कामकाज की भाषा कौन सी हो? यही सवाल संविधान सभा के सामने सबसे कठिन था। इसका समाधान मिला पाठ 17 अनुच्छेद 343-351 में, जहां राजभाषा और उसकी व्यवस्था को विस्तार से बताया गया। मतलब ये हिस्सा हमें बताता है कि भारत की सरकारी भाषा कौन होगी और कैसे इस्तेमाल की जाएगी। बिल्कुल। अनुच्छेद 343 राजभाषा। भारत की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में होगी। संख्याएं अंतर्राष्ट्रीय रूप 1, 2, 3 में लिखी जाएंगी, परंतु अंग्रेजी को भी 15 साल यानी 1965 तक सहायक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। अनुच्छेद 344 भाषा आयोग। राष्ट्रपति समय समय पर भाषा आयोग का गठन कर सकते हैं ताकि राजभाषा के प्रयोग की प्रगति का आकलन हो सके। अनुच्छेद 345 राज्य की भाषा। राज्य विधानमंडल अपने राज्य की आधिकारिक भाषा चुन सकता है, जैसे तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बांग्ला। अनुच्छेद 346 राज्यों और संघ के बीच संपर्क की भाषा। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग होगा। अनुच्छेद 347 विशेष भाषा को मान्यता। अगर किसी राज्य की आबादी का बड़ा हिस्सा किसी भाषा की मांग करे तो राष्ट्रपति उसे उस राज्य की भाषा के रूप में मान्यता दे सकते हैं। अनुच्छेद 348 न्यायपालिका और कानून की भाषा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी का प्रयोग होगा। संसद और राज्य विधानमंडल में बनाए गए कानून अंग्रेजी में ही प्रकाशित होंगे। अनुच्छेद 349 राजभाषा से जुड़े विशेष प्रावधान। संसद को भाषा बदलने या नए प्रावधान लाने से पहले राष्ट्रपति से परामर्श लेना होगा। अनुच्छेद 350 नागरिकों का अधिकार। हर नागरिक को केंद्र और राज्य सरकार से अपनी भाषा में आवेदन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 350 अप्राथमिक शिक्षा। बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 350 बी विशेष अधिकारी। भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त होगा। अनुच्छेद 351 हिंदी का विकास। केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का विकास करे ताकि यह पूरे भारत की संपर्क भाषा लिंक लैंग्वेज बन सके। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कैसे लिया गया? संविधान सभा में इस पर लंबी बहस हुई।
कुछ लोग हिंदी के पक्ष में थे, कुछ अंग्रेजी बनाए रखने के। अंततः समझौते के रूप में हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सहायक भाषा रखा गया। इसी को कहते हैं मुंशी अयंगर फॉर्मूला। भारत में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी अभी भी न्यायपालिका, उच्च शिक्षा और केंद्रीय सेवाओं में व्यापक रूप से प्रयोग होती है। आप सोचिए, अगर अंग्रेजी को पूरी तरह हटाकर सिर्फ हिंदी रखी जाती तो क्या भारत जैसे विविधता भरे देश में सभी राज्यों को ये स्वीकार होता? पाठ 17 हमें बताता है कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। हिंदी को राजभाषा बनाकर और अंग्रेजी को सहायक भाषा बनाकर संविधान ने संतुलन बनाया ताकि विविधता के बीच भी भारत एकजुट रह सके। अगले भाग में हम समझेंगे पाठ 18 आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, जो भारत के लोकतंत्र की सबसे कठोर परीक्षा लेते हैं। पाठ 18 आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। सोचिए, अगर देश पर युद्ध का खतरा मंडराए, अगर किसी राज्य में संविधान पूरी तरह ठप हो जाए या फिर देश की आर्थिक स्थिति बुरी तरह हिल जाए, तो क्या सामान्य कानून और व्यवस्था देश को संभाल पाएगी? ऐसे हालातों के लिए संविधान ने विशेष व्यवस्था की है। पाठ 18 आर्टिकल्स 352-360 आपातकालीन प्रावधान। मतलब यही वो हिस्सा है जिसमें राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं? हाँ, और इसके 3 प्रकार हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352, अगर भारत की सुरक्षा खतरे में हो, युद्ध, वॉर, बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। इसे सिर्फ कैबिनेट की लिखित सलाह पर लागू किया जा सकता है। संसद की मंजूरी जरूरी, अवधि 6 महीने तक और बार बार बढ़ाई जा सकती है। केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, निलंबित किए जा सकते हैं। 1962 चीन युद्ध, 1971 पाकिस्तान युद्ध, 1975-77 आंतरिक कारण, इंदिरा गांधी सरकार, सबसे विवादास्पद आपातकाल, 2 राज्य आपातकाल बटा राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल्स 356-357। अगर किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा, तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल घोषित कर सकते हैं। 6 महीने तक, अधिकतम 3 साल, लेकिन हर 6 महीने में संसद की मंजूरी जरूरी। राज्य की विधानसभा भंग या निलंबित हो जाती है। राष्ट्रपति सीधे शासन चलाते हैं। अब तक भारत में 100 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और बिहार में। 3 वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360, अगर भारत की वित्तीय स्थिरता या साख, क्रेडिट को खतरा हो, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। केंद्र को राज्यों की वित्तीय शक्तियों पर नियंत्रण मिल जाता है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते घटाए जा सकते हैं। अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। महत्वपूर्ण केस लॉ, केशवानंद भारती केस 1973, आपातकाल में भी संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, नष्ट नहीं की जा सकती। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976-1975 के आपातकाल में एससी ने कहा मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, लेकिन बाद में यह फैसला लोकतंत्र के खिलाफ माना गया। आपातकालीन प्रावधानों को कभी कभी कहा जाता है
संविधान का तानाशाही रूप। लेकिन इन्हें रखना जरूरी था ताकि देश संकट के समय एकजुट होकर काम कर सके। आप सोचिए, अगर 1975 का आंतरिक आपातकाल। अगले भाग में हम समझेंगे पार्ट 19 विविध प्रावधान। पार्ट 19 विविध प्रावधान मिसलेनियस प्रोविजंस। सोचिए, संविधान के इतने बड़े दस्तावेज में अगर कुछ बातें किसी खास भाग में फिट न बैठें, तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा? इसके लिए बनाया गया पार्ट 19 आर्टिकल्स 361-367 विविध प्रावधान। यह हिस्सा छोटा है, लेकिन इसमें ऐसे प्रावधान हैं जो भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल और संवैधानिक व्यवस्था की गरिमा को सुरक्षित रखते हैं। मतलब ये पार्ट बाकी सभी पार्ट्स का मिक्स चैप्टर जैसा है। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल की जिम्मेदारी से छूट, इम्यूनिटी। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अदालत में जवाबदेह नहीं होंगे। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन पद छोड़ने के बाद उन पर कार्यवाही संभव है। उन्हें गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 361 प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता। संसद और विधानमंडल की कार्यवाही को प्रेस और मीडिया बिना किसी रोक-टोक के प्रकाशित कर सकते हैं, परंतु अगर कार्यवाही गोपनीय सीक्रेट सिटिंग हो तो इसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 362 रद्द किया गया। यह प्रावधान रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्स से जुड़ा था। 26वां संशोधन 1971 द्वारा इसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 363 रियासतों से जुड़े विवाद। पुराने भारतीय शासकों और भारत सरकार के बीच हुए समझौते या संधियों से जुड़े विवाद अदालत में नहीं ले जाए जा सकते। अनुच्छेद 364 रियासतों के मामलों पर राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां दी गईं कि वे रियासतों से जुड़े मामलों पर निर्णय ले सकें। अनुच्छेद 365 राज्य का कर्तव्य। अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता, तो उसे संविधान के अनुसार शासन चलाने में अक्षम माना जाएगा। यही आधार बनता है आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का। अनुच्छेद 366 परिभाषाएं, डेफिनेशंस। यहाँ कई महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है, जैसे स्केड्यूल्ड कास्ट्स, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, एंग्लो इंडियन, यूनियन टेरिटोरी आदि। अनुच्छेद 367 संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। संविधान की भाषा और प्रावधानों की व्याख्या जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के अनुसार की जाएगी। राष्ट्रपति और राज्यपाल की इम्यूनिटी, ताकि वे बिना दबाव काम कर सकें। मीडिया की स्वतंत्रता, लोकतंत्र का आधार। रियासतों से जुड़े प्रावधान आज ऐतिहासिक महत्व के। आप सोचिए, अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल को रोज रोज अदालत में घसीटा जा सके, तो क्या वे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपने संवैधानिक कर्तव्य निभा पाएंगे? पार्ट 19 हमें बताता है कि संविधान सिर्फ शक्तियों का बंटवारा नहीं करता, बल्कि गरिमा, परंपरा और संतुलन को भी सुरक्षित रखता है। यही वजह है कि भारत का लोकतंत्र न सिर्फ मजबूत है, बल्कि सम्मानजनक भी है। अगले भाग में हम समझेंगे संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो दिखाता है कि संविधान कितना लचीला और समय के साथ बदलने योग्य है। पार्ट 20 संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोचिए, अगर संविधान वही का वही जम जाए, तो क्या वह बदलते भारत की जरूरतें पूरी कर पाएगा? संविधान को लचीला, फ्लेक्सिबल और साथ ही कठोर, रिजिड दोनों बनाया गया है, और इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है पार्ट 20 आर्टिकल 368 में। यानी यहाँ लिखा है कि भारत का संविधान कैसे बदला जाएगा। मतलब यही आर्टिकल हमें बताता है कि संसद संविधान को कब और कैसे बदल सकती है? हाँ, बिल्कुल।
अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 1. साधारण बहुमत से संशोधन। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें साधारण कानून की तरह बदला जा सकता है, जैसे नागरिकता, केंद्र और राज्य की सीमाओं का निर्धारण। 2. विशेष बहुमत से संशोधन। अधिकांश संशोधन संसद में विशेष बहुमत से किए जाते हैं, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 और कुल सदस्यों का आधे से ज्यादा समर्थन जरूरी। 3. विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। कुछ प्रावधान इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें बदलने के लिए संसद के साथ आधे राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां, संघराज्य के संबंध, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। शंकर प्रसाद केस 1951। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद को मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति है। गोलकनाथ केस 1967। फैसला आया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती केस 1973। संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, नहीं बदल सकती। मिन मिल्स केस 1980। संसद की संशोधन शक्ति भी सीमित है। संविधान का संतुलन बना रहना चाहिए। संशोधनों की संख्या। अब तक 2025 तक भारत के संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन 1951। सबसे महत्वपूर्ण 42वां 1976 मिनी संविधान, 44वां 1978, 73वां और 74वां पंचायती राज और नगर पालिकाएं। आप सोचिए, अगर संविधान में संशोधन की कोई प्रक्रिया न होती तो क्या ये आज भी उतना ही जीवंत और प्रासंगिक रह पाता? पार्ट 20 हमें बताता है कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है। यह बदलते समय के साथ खुद को ढाल सकता है, लेकिन अपनी मूल आत्मा को कभी नहीं खोता। यही वजह है कि भारतीय संविधान आज भी दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक दस्तावेज माना जाता। अगले भाग में हम समझेंगे पार्ट 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, जैसे हमें पता चलेगा कि संविधान लागू करते समय किन किन चुनौतियों को संभाला गया। पार्ट 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। सोचिए, जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो क्या देश एकदम से नए सिस्टम में ढल गया? नहीं, इसके लिए जरूरी था कुछ अस्थायी, टेम्परेरी और संक्रमणकालीन, ट्रांजिशनल इंतजाम। इन्हीं प्रावधानों को समेटा गया है पार्ट 21 आर्टिकल्स 369-392 में। यानी यह हिस्सा संविधान के शुरुआती दौर की चुनौतियों और कुछ विशेष परिस्थितियों का समाधान बताता है। मतलब ये पाठ हमें बताता है कि संविधान लागू होते समय क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने पड़े। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 369, संसद को 5 साल के लिए अस्थायी शक्ति दी गई थी। व्यापार, वाणिज्य और खाद्यान्न से जुड़े विषयों पर कानून बनाने की। अनुच्छेद 370, जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा। जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता, स्पेशल स्टेटस दी गई। केंद्र सिर्फ रक्षा, विदेश नीति और संचार पर कानून बना सकता था। 2019 में 370 हटाया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अनुच्छेद 371 से 371 जूल विशेष प्रावधान। अलग अलग राज्यों के लिए विशेष व्यवस्थाएं, जैसे 371 नागालैंड के लिए उनके रीति रिवाज और कानून सुरक्षित। 371 F सिक्किम के लिए। 371 जूल हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र, अब कल्याण कर्नाटक के लिए। अनुच्छेद 372
भारत में पहले से चले आ रहे कानून और अधिनियम संविधान लागू होने के बाद भी मान्य रहेंगे जब तक संसद उन्हें बदल न दे। अनुच्छेद 373 राष्ट्रपति को शक्ति की वे आपातकाल घोषित कर सकें जब तक संसद नई व्यवस्था न बना दे। अनुच्छेद 374 378 पुराने ब्रिटिश कालीन न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग और अन्य अधिकारी नए संविधान लागू होने तक पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 392 राष्ट्रपति को अधिकार की वे संविधान लागू करते समय आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए आदेश जारी कर सकें। पार्ट 21 ने भारत को शांति से संविधान लागू करने में मदद की। अनुच्छेद 370 और 371 सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले प्रावधान हैं। यह पार्ट दिखाता है कि संविधान सिर्फ कानून नहीं बल्कि व्यावहारिक समझौता और लचीलापन भी है। आप सोचिए, अगर अनुच्छेद 372 न होता और सारे पुराने कानून एकदम से खत्म कर दिए जाते तो क्या देश 1950 में एक कानूनी अराजकता, लीगल कियोस्क का शिकार नहीं हो जाता? पार्ट 21 हमें बताता है कि संविधान लिखना आसान था, लेकिन उसे जमीन पर लागू करना और भी कठिन। यही प्रावधान भारत को सुरक्षित संक्रमण और राज्यों को विशेष पहचान दिलाने में मददगार बने। अब बारी है आखिरी हिस्से की, पाठ 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी अंग्रेजी पाठ, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट्स, जो हमें बताता है कि संविधान आधिकारिक तौर पर कब और कैसे लागू हुआ। पाठ 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रामाणिक पाठ। सोचिए, एक इतनी बड़ी किताब लिखी गई जिसे बनाने में लगभग 3 साल लगे, जिसने पूरे देश का भविष्य तय किया। तो क्या यह नहीं जानना जरूरी है कि यह किताब आखिर कब से लागू हुई, इसे क्या नाम दिया गया और इसका असली ऑथेंटिक रूप कौन सा है? इसका जवाब मिलता है पार्ट 22, आर्टिकल 393-395 में। मतलब ये संविधान का समापन अध्याय है? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम। इस दस्तावेज का नाम होगा भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 394 प्रारंभ, कमेंसमेंट। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, संसद के नियम आदि। लेकिन संविधान का अधिकांश भाग लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। यही तारीख हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अनुच्छेद 394 हिंदी में प्रामाणिक पाठ। 58वें संविधान संशोधन 1987 से यह प्रावधान जोड़ा गया। संविधान का हिंदी पाठ भी उतना ही प्रामाणिक होगा जितना अंग्रेजी का। अनुच्छेद 395 पुराने कानूनों का निरसन, रिपील ऑफ एक्ट्स। जब संविधान लागू हुआ तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 निरस्त, रिपील कर दिए गए। यानी अब भारत पूरी तरह संवैधानिक गणराज्य बन गया। विशेष बिंदु: 26 नवंबर 1949 संविधान स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का संकल्प लिया था। तो दोस्तों, यहीं खत्म होती है हमारी यात्रा, संविधान के 22 भागों की पूरी कहानी। अब आपकी बारी है। आपको कौन सा भाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और दिलचस्प लगा? तो दोस्तों, इसी के साथ भारत के संविधान की हमारी 1 से 22 पार्ट की सीरीज यहाँ पूरी होती है। उम्मीद है कि आपको ये सफर पसंद आया होगा और इससे आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब बारी है अगली सीरीज की। क्या आप चाहते हैं कि हम BNSS, BSA या किसी और लॉ सब्जेक्ट पर एक नई सीरीज शुरू करें?
अपना सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने इस सीरीज को पूरा देखा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले कानून और इतिहास से जुड़े वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगली सीरीज में। धन्यवाद।